तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक। तो यहाँ हम लिख रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, और जैसा आप जानते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जेई के लिए लें, किसी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लें, नीट के लिए लें, सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल टूल्स है ये। तो इस टूल्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है, ये था क्या चीज़। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा, यदि इस पर कुछ न्यू क्वेश्चंस भी आएंगे तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप क्या जानते हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कैसे जानते हैं ये इम्पोर्टेंट है। रटने से ज़्यादा अच्छा है उसको समझना। तो मैं उसी समझाने के प्रोसेस से चल रहा हूँ, ज़रा इस पर ध्यान देंगे आप लोग। वैसे मोल को तो डिफाइन किया गया है एक तरह से, ये कुछ पार्टिकल्स के लिए, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए काउंटिंग नंबर है। तो उसी काउंटिंग नंबर को यहाँ पर हम लोग मोल के लिए कहते हैं कि 1 मोल इक्वल टू, हम लोग शुरू से पढ़ लेते हैं कि 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, जिसको कई बार एंटाइटी कह के कहा जाता है, शो किया जाता है। एंटाइटी, पार्टिकल्स, हम यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो आखिर ये पार्टिकल्स आया कहाँ से, कैसे साइंटिस्ट ने इसको डिराइव किया कि इतने पार्टिकल्स होने चाहिए। जैसे कि 1 डजन में हम लोग जानते हैं कि 12 आर्टिकल्स होने चाहिए, 12 चीज़ें होनी चाहिए किसी की भी। उसी तरह से ये भी एक पार्टिकल्स का नंबर दिया गया, लेकिन इस नंबर के पीछे साइंस है, तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए हमें 3 तरह के मासेस को समझने पड़ेंगे जो कि रखा गया है। एक तो आपका रखा गया एटॉमिक मास, उसको हम समझ रहे हैं। एटॉमिक मास क्या चीज है? पहले इसको AMU इसका यूनिट कहा जाता था, लेकिन अब इसको U से डिनोट किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। बहुत ही हाल का ये है, 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था U लिखना उसको। पहले इसको AMU बोला जाता था। आखिर AMU और U में क्या डिफरेंस है वो भी आपको यहाँ समझ आ जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 लिया गया और U लगाया जाता है, इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 U लिया जाता है। हम बाद में समझेंगे U क्या चीज़ है, अभी कुछ एलिमेंट्स के हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और नाइट्रोजन का, जिनका जनरली यूज होता है उनको लिख रहे हैं, 14 U होता है। सल्फर 32 U लेते हैं हम लोग। इसी तरह हमारा क्लोरीन 35.5 U ले लेते हैं। तो ऐसे करके U वेट से दिखाया जाए। लेकिन आखिर ये U है क्या? तो हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास जो है वो न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस का मास है। और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मास एक तरह से है, एटॉमिक मास एक तरह से हमारा न्यूक्लियर मास है। तो ये न्यूक्लियर मास किसका? एटम का। लेकिन हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में 2 टाइप के पार्टिकल्स हैं। कौन कौन है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है हमारे पास। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है। तो ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो है, इन दोनों को एक साथ मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। एक्चुअली ये एटॉमिक मास जो है, या मॉलिक्यूलर मास यदि हम कहें मॉलिक्यूल के लिए, जिसका हम आगे मेंशन करेंगे, तो ये न्यूक्लियॉन का मास है उनके। अब न्यूक्लियस में 2 तरह के पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक्चुअली इनका एवरेज, यू क्या होता है? एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यू एक्चुअली क्या है? एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास ऑलमोस्ट इक्वल है। मास ऑफ 1 प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। अप्रॉक्सीमेटली कल मैंने ये साइन ऊपर लगा दिया कि अप्रॉक्सीमेटली ये मास क्या है, दोनों का इक्वल है। इक्वल है तो एवरेज मास भी क्या होगा?
इनका इक्वल ही रहेगा। एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन भी यही रहेगा। अब यहां पर आपके पास मास एवरेज ये न्यूट्रॉन का भी हो गया, ये एवरेज मास अप्रॉक्सीमेटली आपका न्यूक्लियॉन का भी हो गया। और वो है क्या चीज़, वो निकल के आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम अप्रॉक्स में। यदि हम इसको केजी में चेंज करें 1.67 इंटू 10⁻27 केजी हो जाएगा, यानी हमने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं ग्राम वाला वेट। तो 1 एटम का मास यदि किसी में U लगा हुआ है तो मान लीजिए हमारे ऑक्सीजन के 1 एटम का मास यानी एटॉमिक मास 16 U है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस मास को का ग्राम में क्या वेट होगा। तो ग्राम में यदि हमें इसका वेट फाइंड करना है 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करके ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको 1U कहने की क्या जरूरत पड़ी। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन के मास को एक तो बेसिस माना जा रहा है और इसका मास बहुत ही छोटा है। तो यानी हम एक तरह से उनके अंदर एटम के अंदर ये दिखा रहे हैं कि कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर है टोटल, वो हम कह रहे हैं U, उसी से हम काउंट करें, इसलिए इसको हमने क्या कहा 1U कहा। यानी 1U का मतलब हो गया कि उसके अंदर क्या है, एक प्रोटॉन है। 1U यदि हम कहें बेटा तो उसके अंदर ओनली 1 प्रोटॉन है या 1 न्यूट्रॉन है। जहां पर ओनली प्रोटॉन होगा वहां पर मैं प्रोटॉन का मेंशन करूंगा, अकेला न्यूट्रॉन नहीं हो सकता है, ये हम आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो यदि 1U किसी का मास है, जैसे किसका है, हाइड्रोजन का है, इसका मतलब हाइड्रोजन का वेट 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम रहेगा। इसी छोटे यूनिट को U से दिखाया गया है जिससे सिंप्लीफाइड हो जाए। अब आप जब भी उसको कहेंगे 2U यानी उसके अंदर या तो एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन होगा या 2 प्रोटॉन होगा या 2 न्यूट्रॉन हो सकता है, लेकिन पहले प्रोटॉन ही लेंगे हम, ये हम आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखेंगे। ठीक है, जैसे इसी का एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का जिसको हम H2 करके दिखाते हैं, ड्यूट्रियम करके। तो इसका मतलब इसका मास क्या है, 2U है। 1 वाले को हम ऊपर 1 लगा के दिखा सकते हैं। इसी हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप है जिसमें 3 लगा होता है, ट्रीटियम। तो इसका मास, इसका मतलब 3U है। यानी इसमें क्या है, एक्चुअली 1 प्रोटॉन को मैं P से लिख रहा हूं और इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन है जिसको मैंने यहां स्मॉल n से दिखा दिया। इसके अंदर क्या है, 1 प्रोटॉन है। प्रोटॉन का नंबर आइसोटोप में कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कभी चेंज नहीं होता, और एटॉमिक नंबर प्योरली नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो प्लस में इसमें क्या आ जाएगा, 2 न्यूट्रॉन आ जाएगा। इनको मिलाकर है, लेकिन वेट 3 इंटू ग्राम में 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह इसका वेट 2 इंटू कर लेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कर देंगे, तो ये इसमें आएगा ऐसा। तो U का यही सिग्निफिकेंस है। अब यहां पर साइंटिस्ट को एक बात यहां से और जनरलाइज करने की कोशिश हुई, उन्होंने कोशिश की, मतलब ज्यादा से ज्यादा जनरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सोचा कि यदि हाइड्रोजन का 1 ग्राम ले लिया जाए सैंपल, तो 1 ग्राम सैंपल में हाइड्रोजन के हमें कितने एटम लेने पड़ेंगे। फिर पूरा एक्चुअली हम उसको 1 ग्राम करें, जो कि इसका मास कितना था, एक्चुअली ये ग्राम है, इतना छोटा सा ग्राम है एक एटम का। यदि हम इस एटम के मास को, इसी एटम को यदि हम 1 ग्राम का सैंपल बना ले, तो 1 ग्राम का सैंपल बनाने के बाद हमें इसमें कितने एटम लेने पड़ेंगे वो हमें यहां पर देखना है। तो कितने एटम लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए उन्होंने निकालने का एक तरीका निकाला। हमने 1 ग्राम सैंपल लिया, यानी एक तरह से हमारा इसको मान लेते हैं
हमारा गिवन वेट ऑफ सैंपल हो गया। ये हमारे पास 1 ग्राम है और मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है, ये हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल है। अब यदि हम इस सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहें इन अ सैंपल ऑफ 1 ग्राम, इन अ सैंपल ऑफ 1 ग्राम जो हमने ऊपर लिया है, इसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो बताइए कि इसमें कितने एटम होंगे। इसको निकालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ब्रिक का, हमें एक ब्रिक का मास पता हो और कुछ जगह पर एक ब्रिक इकट्ठी है, उसका हम टोटल वेट हमें पता चल जाए तो उसमें हमने कितने ब्रिक रखे थे वो पता चल जाएगा। क्या करके, टोटल मास जो भी ब्रिक का है उसमें हम एक ब्रिक के मास से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल वही काम यहाँ करेंगे। 1 ग्राम जो हमने सैंपल का वेट लिया है, इसमें हम 1 एटम हाइड्रोजन के वेट से डिवाइड कर रहे हैं और यही अप्रॉक्सीमेटली निकल के आता है 6.022, क्योंकि ये सब कुछ एवरेज लिया जाता है। 10⁻23 एटम्स ऑफ H। अब यहां से इसका मतलब बाकी यदि हम कोई सैंपल ले लें, जैसे हम इसको एक क्वेश्चन फॉर्म में ले रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन इट्स 16 ग्राम सैंपल। यदि हम इसको फाइंड करें तो ये भी यही नंबर आना चाहिए। कैसे, जरा देखें। सबसे पहले तो हम लोग यहां पर लिख लें कि गिवन वेट ऑफ सैंपल हमारा क्या है। गिवन वेट ऑफ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे पास दिया हुआ है 16 ग्राम। अब हम यहां पर ले रहे हैं वेट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एट 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि इसका वेट 16 U होता है। अब U से हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। U की वैल्यू है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। अब इतना ग्राम हमारे पास है एक एटम ऑक्सीजन का वेट। अब हम इसको क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ वो एटम्स निकालेंगे इन दिस सैंपल। इस सैंपल में ऑक्सीजन एटम का नंबर कितना आएगा, 16 ग्राम में हम डिवाइड करेंगे 1 एटम ऑक्सीजन के वेट से, जो कि 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। तो ये भी हमें बिल्कुल ऐसा ही नंबर ऑफ एटम देगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ वो। यानी कहीं भी यदि हम U वेट के बराबर में, जो उसका एटॉमिक वेट है उसके बराबर में, यदि हम उसके सैंपल का ग्राम में वेट ले लें तो हमें इतने ही एटम उसके मिलेंगे। और ऐसी ही बात मोलिक्यूलर मास यानी मोलिक्यूल में भी चलेगा। तो यदि हम फॉर मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं कुछ भी, फॉर मॉलिक्यूल्स जो हमारा होगा यूज, मोलिक्यूलर वेट यूज होगा। मोलिक्यूलर वेट कहेंगे मास ऑफ 1 molecule of the given substance, उसके 1 molecule का वेट। जैसे H2O का मोलिकुलर वेट एक तरह से ये कंबाइंड वेट हो गया H और O का, उसमें उसके जितने भी एटम हैं, तो जिनको मोलिकुलर वेट निकालने में दिक्कत होती है वो भी यहाँ समझने के लिए ले सकते हैं। H का मोलिकुलर वेट 1U है, 1 इंटू 2 कर लिया H के लिए। ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट 16U है, 16 लगा लिया। टोटल U को ऐड करके U ही आएगा, टोटल ये 18U आ जाएगा। अब हम इसका वेट यदि हम ग्राम में फाइंड करेंगे, वेट ऑफ 1 molecule ऑफ H2O इन ग्राम,
H2O इन ग्राम, आपको पता चल गया होगा इसमें क्या करना है। 18 को मल्टीप्लाई करना है, जो कि 18U है, U की वैल्यू से। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ये ग्राम बन जाएगा। यानी हम यदि H2O के 1 मोल ले लें, यानी 1 मोल का सैंपल ले लें, यानी 18 ग्राम का ही सैंपल ले लें, तो उसमें भी जो हमने पीछे एटम का नंबर निकाला था वैसे ही कुछ नंबर निकलेगा। तो यहां पर इसको भी हम क्वेश्चन वाइज ले लेते। फाइंड द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का नंबर आप लोग जानते होंगे कि ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। ग्रुप ऑफ एटम्स, अब वो सेम टाइप का हो यानी सेम नेचर का हो या डिफरेंट, ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए, यानी मिनिमम 2 एटम्स होने चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल 3 एटम्स है H2O में। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन ले रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन इट्स 18 ग्राम ऑफ सैंपल। तो जरा हम इसका करके देखें। सॉल्यूशन यदि हम इसका करें तो आपका गिवन वेट ऑफ सैंपल ऑफ H2O हमारे पास है 18 ग्राम। अब हम यहां पर क्या करें, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ले लें। वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये हमारा क्या आ जाएगा 18U, और हम U की वैल्यू से यहां मल्टीप्लाई कर दें ग्राम के लिए। 1.67 10⁻⁻24 ग्राम आ गया। अब हम यहां पर क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन द गिवन सैंपल। तो बताएं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 18 ग्राम जो हमने सैंपल लिया है अपॉन में 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, फिर ये भी अप्रॉक्स हमारा वही आएगा 6.022 10⁻23। अब लिखेंगे हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर खुद क्या है, मॉलिक्यूल है। H2O आ गया। तो ये हम यहाँ पर ले रहे हैं, यानी मोलेक्यूलर वेट भी सेम टाइप से चल रहा है। तो हमने यहाँ 2 तरह का मासेस सीखा, एक एटॉमिक वेट, इसको हम कह सकते हैं वेट ऑफ 1 एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट, एटम एलिमेंट का ही होगा। और एक सीखा हमने मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन सब्सटेंस। अब दोनों का यूनिट, बोथ हैव सेम यूनिट्स। क्या, U, यानी यूनिफाइड मास। और इसकी वैल्यू हमें पता चल गया है, ग्राम में यदि हम रखें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा ये। ठीक है, अब हम यहां पर ले लेते हैं मॉलिक्यूलर मोलर वेट, सॉरी मोलर वेट हम यहां पर लेने जा रहे हैं। मोलर वेट का जो टर्म है वो दोनों के लिए चलेगा। तो मोलर वेट को समझने के लिए हम यहां पर पहले इसका एक 1 लाइन का डेफिनेशन लिख लें। मास ऑफ, इसके डेफिनेशन से यानी इसके नेम से जो साउंड आता है, 1 मोल ऑफ द गिवन सब्सटेंस। तो सबसे पहले तो हमने समझना है यहां पर कि हमने जो ये नंबर्स फाइंड किए थे, ये जो हमने नंबर्स फाइंड किए हैं, जो कि हर एक में आया है, जितना उसका U वाला वेट है उतने ही सैंपल में, तो हमें ये पता चल जाएगा कि नंबर एक कांस्टेंट है। अब इसी नंबर को कहा गया मोल का नंबर।
इसी नंबर को 1 मोल की वैल्यू मान ली गई। अभी 23 के साथ हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 23 हमने लगाया, ये एटम्स लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे आयनिक स्पीसीज भी होती है, आयन्स लिख सकते हैं, या कोई अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। ये जनरली माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के लिए यूज हो रहा है। तो 1 मोल की ये वैल्यू होगी। अब ये 1 मोल का जो वैल्यू हुआ, अब इसी का यदि मास फाइंड किया जाए तो उसको कहा जाएगा मोलर मास। यानी हम मोलर मास को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मास ऑफ 1 मोल का मतलब मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल्स। उस सब्सटेंस का जो भी कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल है, जैसे वाटर के लिए मॉलिक्यूल बोला जाएगा, जैसे Fe के लिए एटम बोला जाएगा। यानी इसका कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल जो भी हो, यानी वो जिस पार्टिकल से बना हुआ हो, एटम से, मॉलिक्यूल या आयन से, उन्हीं का मास कहलाएगा मोलर मास। और इसको हमेशा ग्राम में एक्सप्रेस किया जाएगा, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम होता है। इसको हम यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी ग्राम में जब भी हम वेट को दिखाएंगे जो कि फिक्स मास है, जो कि यू के मास के बराबर होता है, उसी को हम मोलर मास कह सकते हैं। यानी मोलर मास को हम अपने लिए सिंप्लीफाइड एक और डेफिनेशन कर सकते हैं, व्हेन यू मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। इन ग्राम विथ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, सेम मैग्नीट्यूड होना है। मैग्नीट्यूड यदि सेम हो जाए तो हम उसको कहेंगे मोलर मास। यानी हमने यहाँ पर देखा है कि मोलर मास यदि हम लेते हैं, अब हम यहाँ पर एक टेबल टाइप बना लेते हैं, एटॉमिक मास और इसी का मोलर मास लिख लेते हैं। एटॉमिक मास एलिमेंट के लिए लिया जाएगा, तो मान लीजिए आप H का ले रहे हैं, H का 1 U हो जाएगा और इसी का मोलर मास 1 ग्राम हो जाएगा। यानी ये मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का होगा। एटम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, एटम है, एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए एटम यूज होगा। उसी तरह से यदि हम यहाँ पर ऑक्सीजन का बोले, एटॉमिक मास में 16 U लिखा जाएगा और मोलर मास में इसी को 16 ग्राम लिखा जाएगा। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, यूनिट चेंज हो जाता है। इस पर बहुत ही फोकस करेंगे। जब भी ग्राम में लिखा रहे तो समझ जाएंगे कि ये हमारा मोलर मास हो सकता है यदि मैग्नीट्यूड सेम रहा। और कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पर मोल लगा लेते हैं। ठीक है, तो ग्राम पर मोल लगा लिया करेंगे। उसी तरह कार्बन के लिए बोले 12 U है, इसी को 12 ग्राम पर मोल बोला जाएगा। क्योंकि आगे हम देखेंगे ग्राम में इसके सैंपल का मास हम चेंज भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके मोलर मास के बराबर ही सैंपल लिया जाए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं बाकी एटम का। जैसे नाइट्रोजन के लिए 14 U है, तो यहाँ पर 14 ग्राम पर मोल कर लेंगे। उसी तरह जो ज़्यादातर यूज होता है सल्फर भी है, 32 U है, यहाँ हम 32 ग्राम पर मोल कर लेंगे। इसी तरह हमारा सोडियम का 23 U है, यहाँ हम 23 ग्राम पर मोल कर लेंगे। यानी मैग्नीट्यूड हम सेम रख रहे हैं, इस पर ध्यान देना है बेसिकली। उसी तरह क्लोरीन 35.5 U होता है, इसको हम 35.5 ग्राम पर मोल कर लेंगे। इसी तरह हमारा और भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम ज़्यादातर यूज होता है 39 U, यहाँ हम 39 ग्राम पर मोल कर लेंगे। हो सकता है कुछ छूट जाए तो उसको हम बीच बीच में लेते रहेंगे, यूज करते रहेंगे। जैसे
63.5 U होता है, 63.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इसी तरह हम मॉलिक्यूल के लिए कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूल के लिए भी हम एक कॉलम बना सकते हैं इसी मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास का। दोनों में मैग्नीट्यूड सेम रखना है, बस यूनिट को चेंज करना है, हमें पता चल गया ये। जैसे कि ले लेते H2O यानी वाटर, और इसका हम फाइंड करें 18 U निकल आएगा जैसे हमने पीछे निकाला था। यहाँ पर क्या लिखेंगे इसी को 18 ग्राम पर मोल। इसी तरह हम ले लें ग्लूकोज C6H12O6 हमारा है ग्लूकोज, और यही फॉर्मूला फ्रुक्टोज का भी होता है, गैलेक्टोज का भी होता है। इन सब का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें तो 180 U आ जाएगा। यदि हम कार्बन हाइड्रोजन ऊपर जो हमने लिखा है ऑक्सीजन के वेट को ऐड कर दें उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके, जैसे C के लिए बेटा क्या लिखेंगे 12 × 6, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। हाइड्रोजन के लिए 1 × 12 भी लिखेंगे, 1 है इसका एटॉमिक मास, प्लस सबके मास को हम प्लस कर रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए 16 × 6 लिखेंगे, इसी से हमारा 180 आ जाएगा। और इधर क्या लिख देंगे फिर 180 ग्राम पर मोल, यानी इसमें ग्राम पर मोल लगाना है। उसी तरह यदि हम शुगर का बोलें C12H22O11, ये हमारा शुगर यानी केन शुगर। मोल्टोस और लैक्टोस इन तीनों का ही फॉर्मूला है, और इसका मास निकल के आ जाएगा, आप करके देख लें 12 × 12 प्लस 1 × 22 हाइड्रोजन के लिए, प्लस में 16 × 11, ये 342 U आ जाएगा। इसको हम ग्राम में क्या लिखेंगे 342 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से हमने देखा कि मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में भी सेम रिलेशन है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेंगे। इसी तरह यदि हम आयंस के लिए ले लें तो उसको हम कह सकते हैं आयनिक मास, और इसके लिए भी हम मोलर मास टर्म यूज कर सकते हैं। अब आयनिक मास में हम लोग क्या देखेंगे, ऊपर चार्ज लगा होगा, आयंस यानी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, इसको हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे हम ले लें यहाँ पर H+, तो चार्ज लगाने से मास चेंज नहीं होता, इसका स्टिल 1 U रहेगा और 1 ग्राम पर मोल आएगा। इसी तरह SO4 - 2 आ जाए तो एक तरह से हमारा स्पीसीज है, आयन से ये भी। तो सल्फर का मास 32 ले लेंगे, ऑक्सीजन का मास 16 × 4 कर लेंगे, ये हमारा 96 आ जाएगा U, और यहाँ क्या हो जाएगा 96 ग्राम पर मोल। चार्ज लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस पर ध्यान देंगे। इसी तरह हमारा यदि ले लें हम CO3 - 2, C का 12 प्लस 16 × 3 ऑक्सीजन के लिए, और ये टोटल हमारा हो जाएगा 60 U यानी 60 ग्राम पर मोल। इसी तरह से हमारा चलता रहेगा। तो आयन के लिए भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सबके लिए हम मोलर मास लगा सकते हैं यदि हम मैग्नीट्यूड सेम रखें, वो हमारा मॉलिक्यूल हो, एटम हो, आयन हो, कोई भी। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। 3 तरह के स्पीसीज हम एनकाउंटर करने वाले हैं।